नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर का नंबर 1 डिबेट शो। मैं हूं आपके साथ अनुराग। कर्नाटक के घमासान में अब महज 28 घंटे का वक्त बचा है और इन 28 घंटे में एक एक मिनट पर अपनी छाप छोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजय रथ पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का कर्नाटक की जनता से जो कनेक्ट है उसकी तस्वीर पूरा देश आज देख रहा है और यह तस्वीर कल भी देश ने देखी। मोदी पिछले करीब 45 घंटे से बेंगलुरु में हैं और इस दौरान वो 26 किलोमीटर और 10 किलोमीटर लंबे दो रोड शो कर चुके हैं। सड़कों पर लोगों में जबरदस्त तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है। इन रोड शो में जो जन सैलाब उमड़ा उसे देखकर पॉलिटिकल पंडितों के सर्वे पर सवाल उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि क्या दक्षिण के रण में प्रधानमंत्री मोदी ने सारे समीकरणों को बदल दिया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैलियों में बजरंगबली के जयकारे लगाए, उसके बाद कांग्रेस निश्चित तौर पर बैकफुट पर है। मोदी जहां बजरंगबली के बहाने कांग्रेस को घेर रहे हैं, तो वहीं पीएफआई का मुद्दा भी कर्नाटक में इन दिनों उफान पर है। और बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक में बीजेपी की धुआंधार रैलियां जारी है। बेंगलुरु में पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ। रोड शो अब खत्म हो चुका है, लेकिन बाकी अब दूसरी रैलियां हैं। शिमोगा ग्रामीण, जहां पर अगली रैली पीएम नरेंद्र मोदी की होनी है। शाम करीब 4 बजे शिमोगा ग्रामीण और नजानगुड्डू में रैली पीएम नरेंद्र मोदी की होगी। 6 बजे शाम को नजानगुड्डू और श्रीकांतेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। बीजेपी के बाकी दिग्गज भी आज हुंकार भर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर पहले बेलगावी में उन्होंने रोड शो पूरा किया। जेपी नड्डा विजयनगर और बेल्लारी में रोड शो और रैलियां कर रहे हैं। फुल फोर्स के साथ चुनावी मैदान में बीजेपी के दिग्गज, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी के दिग्गज ही चुनावी मैदान, कांग्रेस पार्टी और जेडीएस के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो भी प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। और ये शक्ति प्रदर्शन है, लोगों को अपनी ओर करने की कोशिश है। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की जरा अब से कुछ देर पहले हुई रैली की तस्वीर देख लीजिए, कितनी बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन उन्हें मिल रहा है, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। अब सवाल इसी बात को लेकर है कि क्या जो राजनीतिक पंडित अब तक भविष्यवाणी करते आ रहे थे कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार मुकाबला बहुत मुश्किल होगा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के बाद यह गेम पलट चुका है? क्या भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं के मैदान में उतरने के बाद अब सिचुएशन और इक्वेशंस बदल गई हैं क्या? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी यहां पर लगा रही है, दमखम तो दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने भी लगाया। लेकिन अब आप दो तस्वीरें देख लीजिए, ये दो तस्वीरें बहुत अहम और कर्नाटक की सियासत में हो सकता है कि ये तस्वीरें गेम चेंजर साबित हो। 26 किलोमीटर का रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 26 किलोमीटर का रोड शो किया। बड़ी बात यह कि व्यस्ततम दौरे के बीच में वो कर्नाटक के दौरे पर हैं और यहां पर 26 किलोमीटर का रोड शो करने के बाद 2 रैलियां की और आज 10 किलोमीटर का रोड शो। और आज इस रोड शो के बाद अभी 2 रैलियां और करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उस पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए कई सारे खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ मनोज यादव जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। लोकेश जिंदल हमारे साथ जुड़ गए जो कि कांग्रेस के नेता, और प्रेम कुमार हमारे साथ जुड़ गए जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। सभी मेहमानों का स्वागत है, बहुत बहुत। शुरुआत मनोज यादव जी से ही कर लेते हैं। मनोज यादव जी, अब से कुछ दिन पहले तक कर्नाटक के चुनाव को लेकर राजनीतिक पंडित आपके लिए तो अच्छी भविष्यवाणी नहीं कर रहे थे, लेकिन क्या पिछले 3 दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कर्नाटक के दौरे में हैं, क्या वो गेम चेंजर साबित होंगे? क्या ये जो जनता की भीड़ दिख रही है पीएम नरेंद्र मोदी की रैलियों में या फिर रोड शो में, ये कुछ इशारा कर रही है क्या आपको? देखिए, पॉलिटिकल पंडित बहुत सारे ऐसे हैं जो बंद कमरों के अंदर बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एसी के बंद कमरों में बैठकर जमीनी हकीकत नहीं जानते। आपको ध्यान होगा 2014 का लोकसभा चुनाव याद कीजिए, किस तरह की भाषा का प्रयोग करते थे। उसके बाद 2019 का देखिए, और लगातार जितने विधानसभाओं के चुनाव हुए, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव बोला रिपीट नहीं होने वाले हैं, उत्तराखंड के बारे में बोले कि कभी ऐसा इतिहास में हुआ ही नहीं है, त्रिपुरा के बारे में बोले, त्रिपुरा में तो उन्होंने लेफ्ट और कांग्रेस ने अपना गठबंधन बना लिया, उसके बावजूद भी वहां के किस तरह से हमारी सरकार रिपीट हुई। गोवा में देखिए, मणिपुर में देखिए, नागालैंड में देखिए। तो लगातार एक लंबी फहरिस्त है कि भारतीय जनता पार्टी जमीन पर काम करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पंचायत टू पार्लियामेंट, चाहे किसी भी तरह का इलेक्शन हो, उसको शिद्दत के साथ लड़ती है, संजीदगी के साथ लड़ती है। मैं आपको बताता हूँ, 2014-15 की बात है, जब बेंगलोर में एक कार्यकारिणी हुई थी, तो माननीय अमित शाह जी उस समय अध्यक्ष थे, तो उन्होंने कहा था कि भाजपा को पंचायत टू पार्लियामेंट के चुनाव में जाना है, लेकिन मजबूती के साथ जाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और माननीय नरेंद्र मोदी जी का हमारे पास नेतृत्व है। डबल इंजन की सरकार। भाई मैं पूछ रहा हूं मनोज जी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा जो है वो गेम चेंजर साबित करेगा क्या इस चुनाव में आपको? देखिए, निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है और भारत डबल इंजन की सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं, चाहे
उसको एफडीआई में नंबर 1 बनाना हो, स्टार्टअप में नंबर 1 बनाना हो, इनोवेशन के मामले में नंबर 1 बनाना हो, हेलीकॉप्टर फैक्ट्री जो एशिया की सबसे बड़ी बने वो आई है, 9 लाख हमने घर देने का काम किया है, 54 लाख प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत 15 करोड़ उनके खाते में जाने का काम किया है, 47 लाख जो एलपीजी सिलेंडर देने का काम किया है, 37 लाख हमने टॉयलेट देने का काम किया है। और जो यूपीए के शासनकाल में जो केवल 96,000 करोड़ रुपए ही एड मिलती थी केंद्र सरकार से, उसे भारत सरकार ने 2,26,000 और आपने तो डबल इंजन की बात कही भी है, तो वो डबल इंजन के नारे पर क्या जनता भरोसा करती है अब? लेकिन लोकेश बिंदल जी, मैं बहुत करीब से जब इस चुनाव को देखता हूं तो इसमें बहुत सारे तरीके से ये चुनाव बदला। उन चुनाव के बदलने की बात मैं करूं, लेकिन उससे पहले जो कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 60 सीटों पर सिमट जाएगी। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां देखकर आपको भी लगता है कि अभी भी वही स्टैंड है, आप उस पर कायम रहेंगे, या आपको भी लग रहा है कि अभी कुछ भारतीय जनता पार्टी को कुछ एज मिलेगा पीएम की रैलियों से? नमस्कार अनुराग जी, देखिए ये रैली जिन सड़कों पर चल रही है उनमें गड्ढे नहीं है, लेकिन बेंगलोर की बाकी सभी जगह, अधिकतम जगह जहां पर रैली नहीं जा रही है वो इसलिए नहीं जा रही क्योंकि वहां गड्ढे ही गड्ढे हैं। भाजपा ने पिछले 5 साल में बेंगलोर की ये स्थिति कर दी है कि जब बारिश आता है तो बेंगलोर उसमें डूब जाता है, भले वो आईटी पार्क की जगह, और इनसे सड़क नहीं बनाई गई, राज्य क्या निर्माण करेंगे? देखिए इनका मकसद केवल और केवल एक है, जिस तरह से कोस्टल कर्नाटका के अंदर इन्होंने बाबा बूंदागिरी जो दरगाह होती थी जहां हिंदू मुस्लिम एक साथ आकर एक इकट्ठे होकर भाईचारे का प्रतीक करते थे, उस पे इन्होंने कम्युनलिज्म, जात धर्म के आधार पर लड़ाइयां करवा दी, दंगे करवा दी और अपना पूरे समाज को बांट दिया। यही वे अभी कर्नाटक में जो मैसूर का एरिया है, मांड्या का एरिया है, जो बेंगलोर का एरिया है, उसके आसपास एरिया में करना चाहते हैं। ये वही रथ यात्रा। आप मुझे, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा मेरे भाजपा के जो प्रवक्ता है कि मणिपुर जल रहा, मणिपुर में लोग मर रहे हैं और प्रधानमंत्री यहाँ रथ यात्रा कर रहे हैं। क्या वे पार्टी प्रेसिडेंट है या देश के प्रधानमंत्री है? इनका पहला दायित्व बनता है कि देश के नागरिकों की सुरक्षा हो और उनकी रक्षा हो, ना कि केवल और केवल पॉइंटर्स मैंने आपकी बातों से पकड़े हैं। मैं उन पॉइंटर्स पर जाऊं, मुझे एक चीज का जवाब दीजिए कि चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी भी तो देश के नेता है, कोई विपक्ष का नेता पहुंच जाए, वो भी तो रैली कर रहे हैं ना सर कर्नाटक में। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, राहुल गांधी जी की सदस्यता छीन ली इन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब सांसद रहेंगे तो ही जनसेवा करेंगे। अगर आप, अरे सर, गांधी परिवार के चश्मो चिराग है सर, अगर गांधी परिवार ने इतना सर्व किया कम से कम जी। हाँ प्लीज बोल लीजिए, लेकिन अनुराग जी ये बहुत ही चिंता का विषय है कि होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जिनके पास में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहां पर जाकर लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसके बजाय आप चाहते कि विपक्ष के नेता जो केवल लेकिन आज का टॉपिक है कर्नाटक चुनाव इस्टेब्लिश कर रहे हैं। सर ठीक है, आज का टॉपिक कर्नाटक चुनाव है। बहरहाल मैंने आपको इसीलिए सवाल काउंटर किया कि फिर आपके नेता नहीं जा रहे क्या? मनोज जी जवाब देना चाह रहे? मनोज जी प्लीज जल्दी से। अगर राहुल गांधी जी के जाने से मणिपुर में सुरक्षा बदलती होती, स्थिति बदलती होती, राहुल गांधी जी सबसे पहले मणिपुर जाते, ना कि इस तरह का रोड शो। ठीक है मनोज जी प्लीज। देखिए ऐसा है कि माननीय गृहमंत्री जी ने अपनी रैली रद्द की और माननीय गृहमंत्री लगातार उस पर निगरानी बनाए हुए हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं, और इन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई थी, हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी अपनाने का काम किया। नॉर्थ ईस्ट जिस तरह से धू करके जलता था, इंसर्जेंसी रहती थी, लगातार लॉ एंड ऑर्डर विफल रहता था, आज नॉर्थ ईस्ट की यह हालात है कि भारत सरकार के मंत्री हर 15 दिन के अंदर भारत सरकार के मंत्री जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी 52 बार से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट जा चुके हैं। सुनिए अभी और मैं बताता हूँ आपको, बीच में मत बोलिए, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा फिर पूरी डिबेट में। अच्छा एक एक करके मैं बता रहा हूँ, एक एक करके मैं दूसरे मेहमानों के पास भी जाना चाह रहा हूँ प्लीज। मैं आपको याद दिलाता हूँ अखिलेश जी, 26/11 आपको याद होगा, इनके गृह मंत्री हर 2 घंटे में अपने कपड़े बदल रहे थे। इनकी संजीदगी ये, संवेदनशीलता ये है। अभी मैं कर्नाटक के मुद्दे पे आता हूँ, अभी मैं कर्नाटक के मुद्दे पे आता हूँ। अनुराग जी, इनको मजार याद आ गई, पीएफआई याद आ जाएगा, आतंकी संगठन इनको याद आ जाएंगे, क्योंकि जय श्री राम बजरंग बली से इनको है इनकार, पीएफआई से प्यार। इसीलिए सिद्धरामैया जी 1750 लोगों के जो पीएफआई के एजेंट है उनको छोड़ देते हैं और उनको बरी कर देते हैं। इन्हीं के कुमार स्वामी जी पीएफआई के साथ में मुलाकात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करता है, भारत माता के जयकारे लगाता है, उस बजरंग दल पर ये लोग बैन लगाएंगे?
लेकिन जो PFI लगातार आतंक करता है, आतंकी घटनाओं में रहता है, अलकायदा से उसके संबंध है। आपको याद होगा 2011 का बंबई ब्लास्ट, 2012 के अंदर पुणे, 2013 में हैदराबाद, 2015 में शिमोगा, आसाम के अंदर जिस नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं वहां पर भी एक SMS कैंप चलाया था, और फिर दिल्ली दंगे। ऐसे PFI संगठन जो लगातार भारत को तोड़ने की साजिश में लगा रहता है, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग इतने गिर चुके हैं, ये लोग इतने गुलाम बन गए तुष्टीकरण के कि आतंकी संगठनों को छूट देते हैं। मुझे जवाब देने दीजिए। ठीक है मनोज जी, जवाब देना चाह रहे हैं लोकेश जी 20 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों का रुख करूंगा। लोकेश जी प्लीज। अनुराग जी, अगर हनुमान जी, अरे एक मिनट सुन लीजिए, मुझे बोलने दीजिए 1 मिनट। लगातार काम करते हैं। हाँ ठीक है लोकेश। अच्छा मनोज जी, मुझे एक बात बताइए, अगर नीरव मोदी, ललित मोदी, इनसे हम नरेंद्र मोदी जी को कंपेयर करें तो आपको आपदा है, लेकिन आप चाहते कि बजरंग दल से बजरंग बली को कंपेयर करें? ये किस तरह का कंपैरिजन है? ठीक है, आप मानते हैं कि ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी में अगर हम मोदी की बात करते हैं, नहीं आप समझ लीजिए, ये देखिए ये अंधभक्त है, ठीक है, इनकी मति मारी गई है। अच्छा ठीक है, नहीं प्लीज ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इस चर्चा को चर्चा रहने देते। मेरे साथ दो और बहुत खास मेहमान हैं। हर्षवर्धन जी, मैं थोड़ा सा लेट आया क्योंकि राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा वक्तव्य कर लें, उसके बाद मैं आपसे समझने की कोशिश करता हूं कि दरअसल अब कर्नाटक का जो पूरा चुनाव है, जिसमें कहा जा रहा था कि नहीं एंटी वेव है, बसवराज बोम्मई एक्सेप्टेड होंगे या नहीं होंगे, अब क्या नेतृत्व में परिवर्तन करेगी भारतीय जनता पार्टी, इन तमाम कयासों के बीच में पूरा कैंपेन जो चुनाव का है वो बीजेपी कर चुकी है। और इस कैंपेनिंग के पूरे होने के बाद बीजेपी को आप कहां देखते हैं, कहां आंकते हैं, क्या मजबूती के साथ खड़ी है भारतीय जनता पार्टी, खासतौर पर पीएम मोदी की एंट्री के बाद इस पूरे चुनाव में? देखिए अनुराग जी, सबसे पहले तो ये कि कर्नाटक का चुनाव अच्छा है कि राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, मल्लिकार्जुन खड़गे और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टॉप लीडरशिप पूरे दमखम के साथ लड़ रही। वरना आमतौर पे होता ये था कि भारतीय जनता पार्टी तो कोई चुनाव छोड़ती नहीं है, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक, संसद से लेकर ग्राम पंचायत तक। लेकिन कांग्रेस का टॉप लीडरशिप वो तय करता है कि कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, कहां रैली करनी है, 1-2 करके छोड़ देनी है, या कहां जाना ही नहीं है। राहुल गांधी कुछ इसी अंदाज की राजनीति करते रहे, तो अच्छी बात है। मैं इसे लोकतंत्र के लिए बहुत स्वस्थ मानता हूं कि कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ रही है, यानी उनको उम्मीद दिख रही है, और ये अच्छी बात है। राजनीति में सत्ता हर कोई हासिल करना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां मुश्किलें भी थी, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। उनके बड़े बड़े नेता जगदीश शेट्टार, पूर्व मुख्यमंत्री, लक्ष्मण सावदी और ऐसे लोग छोड़ कर गए। नए लोगों को उन्होंने बहुत जोखिम लिया है। अपना जो लिंगायत फोल्ड है उससे वो बाहर निकले हैं, वो कलिगा को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है। लेकिन इस पूरे चुनाव को अगर हम देखें तो जो इस चुनाव के प्रत्याशी घोषित होने के साथ कांग्रेस पार्टी का अपर हैंड था, एक बेहतर स्थिति में वो दिख रही थी। जनता दल सेकुलर के लिए वहां मुश्किल स्थिति हो रही थी, जो कुमार स्वामी जी की पार्टी है, देवगौड़ा जी की। और ऐसे में जो वो कलिगा मत है और कांग्रेस के लिहाज से कहें, मैं इनसी बात की बात पूरी होने देंगे, नहीं तो संदर्भ नहीं समझ में आएगा। सर मुझे ब्रेक के लिए रुकना है, मैं चाह रहा हूं प्रेम कुमार जी का पॉलिटिकल एनालिसिस फिर कैसे आप कर पाएंगे, नहीं कर सकते, तो फिर मत बुलाइए, मैं इससे डिबेट से आऊं। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप तो नहीं ये नहीं हो सकता ना। नहीं अनुराग, मैं अगर आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं, या तो फिर इतनी बात मुझे फिर से समझानी पड़ेगी। हर्षवर्धन जी, आप वरिष्ठ पत्रकार, नहीं सर, आपसे कोई भी नहीं रहा है सर, मेरी बात तो सुनिए। मैं कह रहा हूं आप हमारी चुनौतियों को समझते हैं। अगर ब्रेक के लिए रुकना होगा और मेरे साथ दूसरे भी मेहमान हैं, मैं आपकी इन बातों को यहीं से कंटिन्यू करूंगा। और मैं आप चाहता हूं ऐसे नहीं हो सकता है अनुराग, ऐसे नहीं हो सकता, इस तरह से मैं अब नहीं बोलूंगा। मैं शांत रहूंगा, मैं चूंकि डिबेट में हूं तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। लेकिन ये डिबेट का तरीका नहीं, बहुत नॉनसेंस तरीका है। आप अपनी बात को संक्षेप में जितना रख सकें सर, मैं सम्मानित, आप मेरे सम्मानित हैं सर, आप अपनी बात को संक्षेप में रख लीजिए। होगा यही कि बस प्रेम कुमार को फिर ब्रेक के बाद बोलना पड़ेगा, फिर उनकी शिकायत रहेगी कि आपने मुझे बोलने नहीं दिया। बस इतनी बात। थैंक यू। चलिए प्रेम कुमार जी, मुझे जल्दी से बताइए सर 20 सेकंड में, क्या आपको लगता है कि अब चुनाव जो है वो दूसरे पर्सपेक्टिव में जा रहा है? क्योंकि शुरुआत तो आप लोगों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे से की थी, लोकल कर्नाटक के मुद्दे से की थी, लेकिन अब पीएम नरेंद्र मोदी की एंट्री के बाद, जय बजरंगबली की एंट्री के बाद कहां देख रहे हैं चुनाव को? देखिए अनुराग जी, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी की अक्षरशः बातों से सहमत हूँ। अब तक जो भी उन्होंने कहा उनकी पूरी बात को इंडोर्स करते हुए आगे बढ़ाता हूँ कि देखिए ये चुनाव एक बहुत लोकतांत्रिक तरीके से बहुत बराबरी के टक्कर में लड़ा जा रहा है। एकदम निस्संदेह अच्छा है, लोकतंत्र के लिए अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी
एक जो पूरी ताकत जो कि ये उसका स्वभाव है, ये हर चुनाव में वो करती है। लेकिन कांग्रेस ने जो दिखाया है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है आम चुनावों के लिए, बिल्कुल सहमत बात। लेकिन अब हम ये भी जानते हैं कि मोदी जी चुनाव को बदलते हैं आखिरी समय में, लेकिन मुख्य सवाल ये है कि ये कितना बदलेंगे। क्या चुनाव में बीजेपी की निश्चित पराजय को बदल सकेंगे? अगर हम आज ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने बदल दिया चुनाव की फिजा, तो चुनाव के बाद जब बीजेपी नहीं जीतेगी तब हम कहेंगे क्या कि ये नरेंद्र मोदी जी की हार है? ये सवाल बीजेपी से रहेगा। तो ये बात अगर मोदी जी को श्रेय हम दे रहे हैं तो वो चुनाव बदल रहे हैं, तो अगर वो नहीं जीतेंगे तब ये भी बोलने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो कर्नाटक में विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज लगातार रैली करने में जुटे हुए हैं। बहुत लंबे वक्त से लगातार प्रदर्शन जारी है और ये प्रदर्शन इसलिए ताकि जनता को अपनी ओर किया जा सके, और इसके लिए हर राजनीतिक पार्टी के दिग्गज ने मैदान में उतरकर जंग में मोर्चा संभाला है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जंग में उतरने के बाद या इस पूरे चुनाव में प्रचार में उतरने के बाद क्या इक्वेशंस बदले हैं, क्योंकि राजनीतिक पंडित ये मानते हुए चल रहे थे कि इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एज है, यानी कि फायदे में कांग्रेस पार्टी है। लेकिन मनोज जी, मैंने आपसे इस पर तो जवाब ले लिया कि राजनीतिक पंडित जो कह रहे हैं उस पर क्या आपका वक्तव्य है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि जो आंकड़े हैं पिछले 40 साल के, कभी कोई भी पार्टी कर्नाटक में दोबारा रिपीट नहीं कर पाई है, और खासतौर पर सत्तासीन पार्टी जो केंद्र में है वो वापस आ नहीं पाई है, मतलब आंकड़े ये कहते हैं। तो ये आंकड़े थोड़े से आप लोगों को परेशान करने वाले हैं। देखिए, कोई आंकड़ा परेशान करने वाला नहीं है। पहले ही मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की स्थिति थी, कभी दोबारा रिपीट नहीं हुआ 30 साल 25 साल तक। उत्तराखंड में भी इसी तरह की स्थिति थी, गोवा में इसी तरह की स्थिति थी, मणिपुर में इस तरह की स्थिति थी। तो स्थितियों को फिर मैं नहीं पढ़ने वाले, लेकिन मूल विषय यह है कि प्रेम कुमार जी और जो कांग्रेस के यहाँ नेता बैठे हुए हैं जी, जो लगातार भारत के मान सम्मान को 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का काम करते हैं। मेरा उनसे सवाल है, कांग्रेस के नेता से, जरा आप लोग वैसे तो बोल नहीं रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से, लगातार आप लोग ये बातें उठा रहे हैं, इनसे पूछिए। इनसे 2 सवाल मैं पूछना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या पीएफआई आतंकी संगठन है या नहीं है? क्या पीएफआई के अलकायदा से संबंध है या नहीं है? क्या आप उसे आतंकवादी संगठन समझते हैं या तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आतंकवादी संगठनों को संरक्षण देने का काम करते हैं? दूसरा सवाल, ये सोनिया गांधी जी, देखिए सोनिया गांधी 4 साल बाद के रैली करने गई, और रैली भी कौन सी करने गई? जिनके ऊपर ये बार बार प्रेम कुमार जी और जो कांग्रेस के नेता जो बैठे हुए बार बार आरोप लगाते हैं कि 40% वाली सरकार है। अरे 40% वाले शेट्टार जी जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे, तो भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया, उन भ्रष्ट मंत्री के प्रचार में सोनिया गांधी गई है। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये रिश्ता क्या कहलाता है? पीएफआई से रिश्ता क्या कहलाता है? भ्रष्टाचारियों से। ठीक है, सट्टार के प्रचार जवाब दे दीजिए। सोनिया गांधी वहां पर गई है, सट्टार का। बताइए, इन 2 विषयों के ऊपर मेरा जवाब चाहिए दोनों लोगों से। लोकेश जी प्लीज। पूछिए इनसे जरा। यादव जी, ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि जो भी करप्ट व्यक्ति भाजपा में जाए वो नॉन करप्ट हो जाता है, और जो भी भाजपा छोड़ दे वो सडनली करप्ट हो जाता है। जैसे ही जगदीश शेट्टार जी ने भाजपा छोड़ी, वो करप्ट मंत्री बन गए सरकार है, इसके मंत्री। और जैसे ही कोई व्यक्ति भाजपा में सम्मिलित हो जाता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं। जो वृद्धावस्था में है, सोनिया गांधी जो बीमार अवस्था में सुनिए है, सुनिए उनको सुनिए 4 सुनिए साल बाद सुनिए केवल सुनिए उनकी रैली के प्रचार देखिए, के लिए आपने क्यों एक मिनट धैर्य रखिए। देखिए, आपके नरेंद्र मोदी जी कोई बड़ी प्राइम जवानी में भी नहीं है। आप सुनिए मेरी बात, मुझे कहने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट है या नहीं है? अरे तो हमने कब पीएफआई का समर्थन दिया है? आप मुझे जवाब बताइए। अरे गजब है, हमने कब पीएफआई का समर्थन क्या बोलते हैं? हमने तो कहा है कि डिप्टी सीएम। अब देखिए अनुराग जी, अगर ये बीच में बोलते रहेंगे तो डिबेट नहीं हो पाएगी। मनोज जी, मैं कह रहा हूं जवाब ले लेते हैं। ये बोलते रहेंगे, मैं कह रहा हूं जवाब ले लेते हैं। एक बार लोकेश जी प्लीज अपनी बात कहिए। जवाब दे दीजिए भाई साहब। देखिए पीएफआई और बजरंग दल, ये दोनों ही संगठन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, क्योंकि दोनों ही समाज में हिंसा पर। देखिए, ये अनुराग जी क्या बदतमीज है? नहीं, लेकिन आप क्या बदतमीज है ये? अरे नहीं, हिंदी नहीं समझ अच्छा मनोज यादव जी, मनोज यादव जी, एक मिनट मनोज यादव जी प्लीज मुझे 10 सेकंड दीजिए। और सुरक्षा के संकल्प को लेकर अनुराग जी क्या तुलना करने का काम ये इस तरह से डिबेट की जाती है? लोकेश जी, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि आप कैसे दोनों को एक सिक्के के पहलुओं पर रख सकते हैं? मुझे ये बताइए कि बजरंग दल के बारे में क्या कोई ऐसी ऑथेंटिक चीज है जिसको लेकर आप आरोप लगा पाए, जबकि पीएफआई के बारे में दस्तावेज मिले और उसके बाद उस पर कार्रवाई की गई है? जी, फरवरी 2023 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिसर्च फाइंडिंग पब्लिश की थी, जिसके तहत उन्होंने प्रूव किया कि बजरंग दल से एसोसिएटेड एजेंसियां ऑनलाइन बंदूकें सेल करेंगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की पब्लिकेशन पर आप भरोसा करेंगे? हमारे देश की जांच एजेंसी, मैं पूरी अपनी बात कंप्लीट कर लूं।
लेकिन ना आप सर्वोच्च इन्हें न्यायालय पे विश्वास है, बोलेंगे ना अनुराग भारत जी की प्लीज संस्थाओं पे मॉडरेट विश्वास कीजिए। है। डिबेट में ये बैठे क्या लोकेश जी, बात है? आप ऐसे अगर फैक्चुअल बात बदतमीज नहीं लोगों को करेंगे तो डिबेट कोई में नहीं लेके रोकेगा आना है। आपको। तो मुझे मत बुलाइए ये आप। बदतमीजी के पराकाष्ठा है, निर्लजता के पराकाष्ठा है। ये अरे यार, विदेशी ये क्या संस्थाओं पे इनको विश्वास है। ठीक है मनोज जी, एक मिनट, पार्टी मनोज को जी, लेकर आ रहे न्यायालय पे हैं। विश्वास नहीं अच्छा है। मनोज आप जी ही बोल प्लीज, लो, एक काम भारत करो। मनोज जी एक ट्रिब्यूनल मिनट बनता है, प्लीज, मनोज इस जी विषय को लेकर के उसके कांग्रेस को ऊपर भी विश्वास बोलने का नहीं है। मौका दे दीजिए, वो तो वैसे भी आपसे बहुत खिन्न रहते हैं। प्लीज लोकेश जी, मुझे बस एक बात का जवाब दीजिए कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की पब्लिकेशन ज्यादा ऑथेंटिक है हमारे देश की जांच एजेंसी? ह्यूमन राइट्स वॉच एजेंसी ने 1998 में ये बताया था कि ये जो बजरंग दल एजेंसी है ये रिस्पॉन्सिबल है कौमी दंगों के। ग्राहम स्टेन्स का मर्डर 2006 में इनके 2 वर्कर बजरंग दल के बॉम्ब बनाते हुए मारे गए। 2008 में इन्होंने कौमी अनुराग जी, दंगे समय कराए। दीजिएगा। 2009 में मैं दूंगा लड़कियों आपको, को मनोज जी, पब मैं से आऊंगा बाहर आपके पास। खदेड़ कर निकाला। आप मुझे बताइए, क्या इस तरह की संस्था कोई सामाजिक संस्था है, एनजीओ है, या फिर ये आतंक ऐसी एक संस्था है जो माइनॉरिटीज में आतंक फैलाना चाहती है? देखिए, पीएफआई और बजरंग दल, इन दोनों का केवल और केवल ठीक एक है, ही उद्देश्य है, मैं इस पॉइंट पर किसी जवाब तरह ले से लेता हूं। समाज में लोकेश जी, मैं फैलाया जाए। इस बात पे जवाब लेता हूं। मनोज जी जवाब देना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप बजरंग बली से जोड़ रहे हैं लेकिन बजरंग दल और पीएफआई में समानता है। जी देखिए, मैं बोल रहा था ना कि एक बार बुलवा तो दीजिए इनसे, एक बार मुंह से निकल तो जाए कि पीएफआई एक आतंकी संगठन है, संस्था है, उसका लगातार तो अभी आतंकी मैंने और संगठनों के कहा, साथ क्या संबंध कहा रहा है है। मनोज यादव? उन्होंने नहीं कहा, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं। आपको पता होगा केरला स्टोरी अभी आई, केरला स्टोरी आई, उसमें साफ साफ बताया गया यूएन सिक्योरिटी के यूएन काउंसिल की ह्यूमन एजेंसी अभी आपकी जो ट्रुथ है वो केरला स्टोरी से मैं आधारित है। ह्यूमन अच्छा, एजेंसी ने आप कहा असल में कि मनोज किस जी तरह क्या से है कि आप PFI किताबें नहीं किस तरह से पढ़ते, आप PFI अखबार जैसे नहीं संगठन पढ़ते, देश की आप महिलाओं मूवीज को देख देख कर अपने ISI से ओपिनियन जोड़ते हैं बनाते और हैं। इस्लामिक स्टेट आप बनाने कल की को बात कोई करते कॉमेडी हैं। मूवी देख लोगे, उसके आधार पर आप अपनी मुख्यमंत्रियों ने मूवी कहा, बना, लेकिन आप अपने उसके व्यूज बना बावजूद लोगे। विश्वास नहीं है। देखो अरे सर, आप देखो लोग बोल मनोज रहे हो जी, जो हाफिज ये सईद जनता को हाफिज सईद मूवीज जैसे देखकर आतंकवादी प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं। चाहिए। बाटला एनकाउंटर में जब आप आतंकी मारे मूवीज जाते से हैं तो बाहर आंसू आइए, बहाते हैं, थिएटर से घड़ियाली बाहर आंसू आइए। बहाते हैं। जब 26/11 मनोज होता जी, पाकिस्तान के थिएटर से द्वारा ठीक है मनोज जी और लोकेश जिंदल जी, ठीक है मनोज जी और लोकेश जिंदल जी, लोकेश जी प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, चर्चा ही रहने देते हैं इसको बहस में तब्दील नहीं करते हैं। प्रेम कुमार जी, मुझे एक चीज बताइए, आप इस बार के चुनाव में, चूंकि मैंने पहले भी कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने की शुरुआत हुई थी, लेकिन पहले भी देखने को मिला है कि कई बार कांग्रेस पार्टी ने सेल्फ गोल किया है, चाहे वो नीच वाला बयान हो, उसके बाद चाय वाला बयान हो, ये बीजेपी को फायदा देते हैं। और इस बार भी जहरीले सांप से तुलना कर दी और भारतीय जनता पार्टी ने उसको भुनाने की कोशिश की। पीएम मोदी ने उसे शिव से जोड़ दिया, फिर उसके बाद बजरंग दल पर जो मैनिफेस्टो में बात कही गई उसको भी बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि जो पिछले चुनावों में हुआ, बीजेपी क्या उसमें फिर से कामयाब हो जाएगी? जो इस तरह के अटैक रहे हैं वो बीजेपी को हमेशा से फायदा देता है। देखिए अनुराग जी, हमने बारंबार कहा है कि ये मिथक है कि कोई बयान देने से बीजेपी जीत जाती है। सच तो ये है कि गुजरात को ही ले लीजिए, हर चुनाव में बीजेपी की सीटें भी घटी, वोट प्रतिशत भी घटे। इस बार का चुनाव अलग था, हर बार गालियां दी गई लेकिन सीटें बीजेपी की घटी। इसलिए ये मिथक है, ये एस्टैब्लिश किया जाता है जानबूझ करके कि बीजेपी के खिलाफ कोई कुछ ना बोले। और अगर गाली देने से जीत हार होती तो बाकी मुद्दे कौन हो गए? फिर बजरंग बली पर भी क्यों बात हम कर रहे हैं? अरे इस पर भी होगा। जब बजरंग दली को बजरंग बली बोला जाएगा तो हिंदू रिएक्ट करेगा, आपको वोट नहीं देगा, इस चुनाव में दिख जाएगा और चुनाव के बाद नजर आएगा। और बजरंग बली का जिस तरीके से चुनाव में दुरुपयोग हो रहा है, चुनाव आयोग बैठा हुआ है, धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री बीजेपी जीत गई चुनाव, प्रेम कुमार जी, अभी तो सारी प्रोबेबिलिटी, अगर बीजेपी चुनाव जीत गई तो आप मानेंगे कि बजरंग बली पर कर्नाटक की जनता ने नकार दिया कांग्रेस पार्टी को? अरे कई बात को भी हम मानेंगे और भी बात को ये भी मानेंगे कि इस वजह से ऐसा हुआ। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये मानेंगे, मनोज यादव जी से आपसे पूछा, मानिए कि अगर नरेंद्र मोदी जी चुनाव पलट सकते हैं तो वो चुनाव पलट नहीं सके और उनके कारण हार हो गई। उन्होंने बजरंग बली को बजरंग बली से मैं इस सवाल को लेकर मैं मनोज जी आऊंगा आपके पास, मुझे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। मैं इस सवाल को लेकर मनोज जी के पास आऊंगा। बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी से मनोज जी मुझे बताइए, क्योंकि प्रेम कुमार कह रहे हैं कि चुनाव का नतीजा जो भी होगा, जीत हुई तो पीएम नरेंद्र मोदी के सर सेहरा बंधेगा, लेकिन अगर कुछ और फैसला, कुछ और नतीजा होता है तो क्या जिम्मेदारी ली जाएगी बीजेपी के आला कमान की ओर से? 10 सेकंड में सर।
देखिए, ऐसा है कि ऐसा सवाल ही नहीं उठ सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार सत्ता में वापस ना आए। मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार डंके की चोट पर डबल इंजन की सरकार वहां दोबारा से रिपीट होने वाली है और पूर्ण बहुमत के साथ आने वाली है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा हुआ है माननीय प्रधानमंत्री की रैलियों में, माननीय अमित शाह की रैलियों में, नड्डा जी की रैलियों में। लेकिन जो भाभी पुलाव पुकाइए मुंगेरी लाल के हसीन सपने कभी नहीं पूरे होने वाले हैं। लेकिन मैं कहता हूं राहुल गांधी, लास्ट 10 सेकंड में सर आपका रिएक्शन, क्योंकि इस चुनाव में अभी पूरी ताकत तो झोंक दी है भारतीय जनता पार्टी ने और आपकी ओर से भी तमाम बड़े दिग्गज है मैदान में। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जेपी नड्डा जी, मोदी जी, अमित शाह जी सभी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था, लेकिन हिमाचल प्रदेश में हमने देखा कि जनता ने अगर मन बना लिया तो वे नकार देंगी। हिमाचल प्रदेश में भी एक बहुत हिंदू समाज है, ऐसा नहीं है कि वहां के हिंदू नहीं है। कर्नाटक के अंदर भी जनता अपना मन बना चुकी है। डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। अब कर्नाटका की जनता बदलाव चाहती है। कांग्रेस पूरे भारी मतों के साथ में विजयी होकर आएगी। आप लोगों के अपने अपने दावे, लेकिन जनता अपने मन में उस प्रत्याशी या उस पार्टी को चुन चुकी होगी। बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रेम कुमार जी, मनोज जी और लोकेश जी, और इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त यहाँ एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी टाइम्स नाउ भारत पर खबरें जारी हैं।